नमस्ते दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज एक्सप्लेन करने वाला हूं एक ऐसी फिल्म जो आपको बंगाल में हुए हिंदू मुस्लिम के बीच दंगों फसाद के बारे में बताती है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, आपका एक क्लिक मुझे मोटिवेटेड करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है बांग्लादेश में हो रहे हैं दंगों से, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जा रहा है और उनकी बहन बेटियों को जबरदस्ती उठाया जा रहा है। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं, नाम है सुहासिनी। वह कुछ और लड़कियों के साथ छुपी हुई है। वो बताती है, इन दंगों में मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। तभी एक और लड़की बोलती है, हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है। सुनकर सुहासिनी कहती है, जहां मुल्क शरिया कानून और से चलता हो वहां और क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक लड़की पूछती है, वह एजेंट कहाँ गया जो हमें इंडिया ले जाने वाला था? कब आएगा वो एजेंट जो हमें इंडिया ले जाएगा? तभी वही एजेंट आ जाता है और बोलता है, तैयार रहो, 2 दिन में तुम लोगों को इंडिया पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। सब लड़कियां अपने जेवर और जमा पूंजी निकाल कर एजेंट को दे देती हैं। 2 दिन बाद एजेंट सुहासिनी और बाकी औरतों को एक मुस्लिम डीलर के हवाले कर देता है और खुद किनारे हो जाता है। अब जिम्मेदारी उस डीलर की है। वह डीलर कहता है, हमें एक जंगल से जाना होगा जहां जंगली जानवरों का खतरा है। जान की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। इनमें कुछ लोग बर्मा से भागे हैं तो कुछ बांग्लादेश से। सबका मकसद है इंडिया के पश्चिम बंगाल में शरण लेना। अब कहानी आगे बढ़ती है। सब लोग नाव में बैठकर इंडिया के लिए निकलते हैं। तभी वही एजेंट एक छोटी बच्ची को उठाकर भागता है। उसकी मां चिल्लाती है, मेरी बच्ची को छोड़ दो। एजेंट कहता है, इसे तो मैं अपनी बीवी बनाऊंगा। मां बेचारी बेबस रह जाती है। अगले दिन ये लोग बंगाल बॉर्डर पहुंचते हैं। वहां कुछ कट्टर सोच वाले लोग मिलते हैं। उनमें से एक कहता है, इंडिया में आपका स्वागत है। हम जानते हैं आप बर्मा से आए हैं और बांग्लादेश ने भी आपको नहीं अपनाया, लेकिन यहाँ की सरकार आपको जगह देगी और आपकी देखभाल करेगी। उनका लीडर सी खान बोलता है, अपने रिश्तेदारों और भाइयों को भी यहाँ बुलाओ, हमारी तादाद बढ़ेगी और एक दिन हम इस जमीन पर राज करेंगे। असल में ये लोग अवैध तरीके से इंडिया में घुसपैठ कराते हैं। अगर कोई हिंदू होता है तो उससे कहते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। जब सी खान ये सब समझा रहा होता है, तभी वह औरत सामने आती है जिसकी बच्ची को रात को उठा लिया गया था। वह बहस करती है, चिल्लाती है, मेरी बच्ची वापस दो, और पीछे से उस आदमी को लात मार देती है। सी खान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुहासिनी बीच में आ जाती है और उसकी जान की भीख मांगती है। रात होती है, सबको कैंप में रुकने के लिए कहा जाता है, लेकिन सी खान और गाजी कहते हैं उस औरत को सबक सिखाना पड़ेगा। वो लोग उसके पास जाते हैं, लेकिन फिर से सुहासिनी बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करती है। सी खान कहता है, अगर तुम अपना हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बन जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। तब वह कहता है, काफिरों को मारना जन्नत का रास्ता है। तभी एक लड़की गुस्से में कहती है, किसी को मार के जो जन्नत नसीब हो, ऐसे जन्नत में। यह सुनकर सी खान उसे गोली मार देता है। लड़की वहीं दम तोड़ देती है। फिर उस औरत को कैंप में ले जाया जाता है और उसके साथ बर्बरता की जाती है। आखिर में उसकी भी मौत हो जाती है। अगले दिन हम कुछ सरकारी लोग देखते हैं जो रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए आधार और राशन कार्ड बनवाने में मदद कर रहे होते हैं। तभी एक हिंदू लड़की कैंप से बाहर आती है और कहती है, मैं धर्म बदलने को तैयार हूँ। यह सुनकर सी खान और उसके लोग खुश हो जाते हैं। उसी वक्त उसका इस्लाम कबूल करवाया जाता है और निकाह करवा दिया जाता है। इसके बाद उसके नाम से सरकारी कागज बनवा दिए जाते हैं। सारे लोग खुशी में डूबे होते हैं। तभी सुहासिनी एक मौका पाकर एक छोटे बच्चे को लेकर वहां से भाग निकलती है। भागते भागते रास्ते में बच्चे को लगती है। सुहासिनी पानी लेने जाती है, लेकिन इतने में एक कट्टर आदमी उस बच्चे को गोली मार देता है। सुहासिनी जान बचाकर वहां से भागती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात प्रतीक नाम के लड़के से होती है, जो वेद पुराणों की किताबें छपवाता है और फिलहाल सुंदरवन पर किताब लिखने आया है। धीरे धीरे सुहासिनी को उस पर भरोसा हो जाता है। प्रतीक उसे अगले दिन शहर ले जाता है, जहां सुहासिनी बताती है कि बांग्लादेश में कैसे दंगों में उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। प्रतीक बताता है कि उनका जिला पहले बांग्लादेश के अधीन था और मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से वहां दंगे आम बात थे। उसी में उसका भी परिवार खत्म हो गया था, इसलिए अब वह वहां नहीं रहना चाहता और दिल्ली जाने का सोच रहा है। तब सुहासिनी कहती है, मुझे भी दिल्ली ले चलो, शायद वहां मैं महफूज रहूं। लेकिन प्रतीक समझाता है, तुम अभी बांग्लादेश से आई हो और तुम्हारे पास कोई आईडी या प्रूफ नहीं है, ऐसे में दिल्ली जाना आसान नहीं है। सुहासिनी बताती है कि बॉर्डर पर कुछ सरकारी लोग आधार और राशन कार्ड बनवा रहे थे। प्रतीक कहता है, वह सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वोट बैंक के लिए किया जाता है। तब सुहासिनी बोलती है, लेकिन सरकार, यहाँ महमूद एक नेता है,
जो अपनी बिरादरी से कहता है जितनी आबादी बढ़ेगी उतना वोट मिलेगा, और विरोधी पार्टी के लोगों को किसी भी हालत में वोट डालने से रोकना है। अब सीन कटता है, सुहासिनी मंदिर जाना चाहती है तो प्रतीक उसे एक मंदिर ले जाता है। वहां का पुजारी मुस्लिम धर्म की बातें कर रहा होता है। यह देखकर सुहासिनी चुपचाप मंदिर से बाहर निकल जाती है। फिर सीन आता है महमूद का, जो एक रिपोर्टर प्रज्ञा के बारे में बात कर रहा होता है जो दिल्ली से आई थी। तभी हम प्रज्ञा और उसके कैमरामैन को देखते हैं जिन्हें महमूद के आदमी रास्ते में रोक लेते हैं। भीड़ में से कुछ लोग कहते हैं इन मीडिया वालों को यहाँ घुसने नहीं देंगे, और फिर उस लड़की रिपोर्टर के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उसकी कमर पर कुछ लिख दिया जाता है। तभी भीड़ में से एक लड़का निकलता है और बम दिखाकर सबको भगा देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। इसके बाद प्रतीक के घर की नौकरानी सुहासिनी से मिलती है। वह उसे एक मस्जिद ले जाती है और वहां उसे अपने मजहब की अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है ताकि वह भी धर्म बदलने को तैयार हो जाए। रोजा नाम की नौकरानी सुहासिनी को धीरे धीरे ब्रेन वॉश करने लगती है ताकि वो भी इस्लाम अपना ले। वो उसे जाकिर नाइक के वीडियो दिखाती है, लेकिन एक दिन सुहासिनी उसके साथ बाहर घूमने चली जाती है। यह देखकर प्रतीक गुस्से में रोजा पर चिल्लाता है। फिर एक दिन प्रतीक एक बुक लॉन्च के मौके पर मिलता है, जहां वह सुहासिनी को बताता है कि वह धार्मिक किताबें छपवा कर लोगों तक पहुंचाता है। यह सुनकर सुहासिनी को अच्छा लगता है और वह उस पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगती है। कुछ दिन बाद प्रतीक कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो, इससे तुम्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी और तुम आराम से दिल्ली जा सकोगी। अगले दिन वह शादी से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर आ जाता है। पेपर पर साइन करते हुए सुहासिनी साफ कहती है, यह शादी सिर्फ दिखावे के लिए है। दिल्ली पहुंचते ही इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वहां जाकर मैं उन सभी हिंदू माइनॉरिटी की आवाज बनूंगी जिनका बांग्लादेश में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया। तभी सुहासिनी घर से बाहर देखती है कि एक बार फिर दंगे शुरू हो चुके हैं, कई बेगुनाह मारे जा रहे हैं। प्रतीक कहता है, मुस्लिम पार्टी चुनाव जीत गई है और जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया उन्हें टारगेट किया जा रहा है। यह सब देख सुहासिनी डर जाती है और अगले दिन वह रिपोर्टर प्रज्ञा से मिलती है। वो उसे अपनी पूरी आपबीती सुनाती है और प्रज्ञा उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है। घर लौटने पर वह देखती है कि प्रतीक नशे में है और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब सुहासिनी साफ कहती है, हमारी शादी सिर्फ कागजों की है, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अगले दिन प्रतीक अपने भाई महमूद के पास जाता है, जहां एक मौलवी उससे कहता है, तू उस लड़की के प्यार में पागल हो गया है, उसे जल्दी खत्म कर दे वरना वह हमारे लिए खतरा बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इलाके में शरिया कानून लागू कर दिया जाता है, जिसके मुताबिक औरतें पर्दे में रहेंगी। टीवी, मोबाइल, म्यूजिक सब हराम होगा। जो इस कानून को नहीं मानेगा उसे सजा दी जाएगी। सुहासिनी यह सब सुनकर रोजा से पूछती है, ये कैसा कानून है? रोजा जवाब देती है, हमारे मजहब में ऐसा ही होता है। फिर वो अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। एक बार मैं अपने देवर के साथ पार चली गई थी, इस पर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। फिर मौलवी ने कहा कि अगर फिर से उसी पति से निकाह कर तो पहले मुझसे हलाला करना पड़ेगा, हलाले के बाद ही इसे हम तुम पर जायज कर पाएंगे। मेरे पति मान गए और मौलवी ने जबरदस्ती मेरे साथ किया। इसके बाद भी मेरे पति ने दूसरी बीवी ले ली और मुझे तलाक देकर नौकरानी बना दिया। रोजा की कहानी सुनकर सुहासिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन वह फिर से प्रज्ञा से मिलती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाना चाहती हूँ। प्रज्ञा जवाब देती है, ठीक है, कल सुबह स्टेशन पर मिलते हैं, टाइम पर पहुंच जाना। रास्ते में सुहासिनी को वही लड़की मिलती है जिसने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन अब उसका पति उसे तलाक देकर घर से निकाल चुका होता है। वो अब भीख मांगने को मजबूर है। सुहासिनी कहती है, तो तुम्हारे साथ यही होना था। तभी रोजा का फोन आता है, वह सुहासिनी को पूरा सच बता देती है। घर लौटने पर सुहासिनी प्रतीक से कहती है, अब मैं सब जान चुकी हूँ, तुमने अतीक खान होकर मुझे प्रतीक बनकर धोखा दिया है, लेकिन अब तुम्हारे झूठ का अंत होने वाला है। इतना कहकर सुहासिनी उसे गोली मार देती है। अतीक की मौत के बाद अगली सुबह जब वह स्टेशन पहुंचती है तो महमूद के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तभी वही बम वाला लड़का उसे बचाने आता है, लेकिन वे उसे भी मार डालते हैं। सुहासिनी को उठाकर एक काली कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा जब कॉल करती है तो कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वह दिल्ली पहुंचती है और टीवी चैनल पर सुहासिनी का रिकॉर्ड किया हुआ स्टेटमेंट दिखाया जाता है। उसमें सुहासिनी अपने साथ हुए जुल्म और बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में खुलकर बोलती है। उधर जब यह बात महमूद तक पहुंचती है तो वह गुस्से में आकर सुहासिनी पर दबाव डालता है कि वह इस्लाम कबूल कर ले। मौलवी उसे जबरदस्ती 3 बार इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सुहासिनी से कहती है, हर हर महादेव। आखिर में वह मौलवी गुस्से में आकर उसका सिर काट देता है और यहीं पर सुहासिनी की दर्दनाक कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों,
ये कहानी सिर्फ सुहासिनी की नहीं है, बल्कि उन तमाम हिंदू माइनॉरिटीज़ की है जो ऐसे ही जुल्मों का शिकार बनते हैं। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, दुनिया में कई जगह मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पर भी जुल्म होते हैं। जैसे पाकिस्तान में कुछ पुलिस तंत्र और सरकार खुद अपने ही लोगों पर ज्यादती करती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।